तो हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि आउट ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक अल्कोहल विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। तो उसका देखिए आंसर जो है मैंने हिंट भी दे दिया था आपको लास्ट क्लास में कि किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है या ज्यादा है ये पता लगाया जा सकता है किससे, उस एसिड के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से। ठीक है, जिस भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग चेक करते हैं कि किस एसिड का इन दोनों में से कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। ये आपका नॉर्मल अल्कोहल एलिफेटिक अल्कोहल है जिसका कॉन्जुगेट बेस बना एल्कोक्साइड आयन। ये फिनॉल है जिसका कॉन्जुगेट बेस बना फिनॉक्साइड आयन। हम लोगों ने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा था रेजोनेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 12th क्लास के लिए। कम से कम बोर्ड में 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेजोनेंस ही होता है। तो यहां पर देखिए हो क्या रहा है, और रेजोनेंस शो करने के लिए आपको लोन पेयर चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का और साथ में चाहिए डबल बॉन्ड, ठीक है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो जो ऐसी कंडीशन यहाँ ऑप्शन पे लोन पेयर तो है पर इस नॉर्मल अल्कोहल के अंदर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रही। पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस ऑक्सीजन जो कि इसका नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है फिनॉक्साइड आयन में, उसके नेक्स्ट कार्बन जो है उस पर क्या पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड और बेंजीन है। तो ऐसा करने की वजह से इस कंडीशन की वजह से ये क्या शो करने लगेगा, रेजोनेंस शो करने लगेगा। अब देखिए ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो यहाँ पर लोन पेयर कैरी कर रहा है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। मतलब कि ऑक्सीजन वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है, पर क्योंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है तो बेंजीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो बेंजीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है और ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस नेक्स्ट कार्बन को देगा, और जब ऐसा करेगा तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनते ही इस कार्बन की बॉन्ड कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि कार्बन कितनी बॉन्ड बना सकता है, 4। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास में आया है ये किसको दे देगा, अपने नेक्स्ट कार्बन को। नेक्स्ट कार्बन को देगा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज आएगा इस नेक्स्ट कार्बन पर। साथ में जो डॉट ये इलेक्ट्रॉन है जो इसी कार्बन का था जो पहले क्या बना रहा था, बॉन्ड, पर क्योंकि बॉन्ड टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री। यहाँ एक हाइड्रोजन भी मौजूद है, इस कार्बन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब ये स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने नेक्स्ट कार्बन को देगा जैसा पिछले वाले ने किया था। तो इस तरीके से नेक्स्ट को देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और फिर इस कार्बन को अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया पहला पर, अब सेम ये नेक्स्ट कार्बन को देगा तो नेक्स्ट कार्बन को अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो अब ऑर्थो पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब कुदरत का नियम क्या है, जो आया है वो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर अब आया था अब वापस किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा। अब पहले और इस स्ट्रक्चर में अंतर क्या है, जहां डबल बॉन्ड थी वहां पर क्या है, सिंगल, और जहां पहले सिंगल बॉन्ड थी वहां पे क्या आ गई, डबल। तो हमने इसका रेजोनेटिव हाइब्रिड बना दिया। तो ये ओवरऑल रेजोनेंस है किसका, फिनॉक्साइड आयन का। तो बहुत साफ है कि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस शो करता है, तो ये क्या है, ज्यादा स्टेबल किसके कंपैरिजन में, एल्कोक्साइड आयन के कंपैरिजन में। और अगर फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है कि फिनॉल जो है वो आपके अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। तो इसका जो आंसर होगा, जो लैंग्वेज होगी वो हो जाएगी ये, द फिनॉक्साइड आयन दैट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल is more stable than alkoxide ion that is conjugate base of aliphatic alcohol. Therefore, the phenol is more acidic due to resonance. और फिर आपको resonance बना देना है। देखिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी एसिड की वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो एसिड कितने H+ आयन रिलीज कर सकता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ और पीएच भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही हुए। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए, या इसको पीएच से जुड़ा हुआ पूछेंगे तो इसको लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। अब देखिए अब हम लोग करने जा रहे हैं ऐसी रिएक्शंस जिनमें
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो टूटेगा। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, और अगर इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो सीधी सी बात है, ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा और ये पूरा रिलीज क्या हो गया, OH माइनस आयन, और इस कार्बन ने क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस कार्बन का चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है तो ऐसे इंटरमीडिएट को कहा जाता है कार्बोकैटायन। देखिए कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कार्बोकैटायन बन कब रहा है, जब अल्कोहल में से OH अलग हो गया है रिएक्ट करने के लिए, तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो जब OH को रिलीज कर देगा तब वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी ऐसा करना चाहेगा क्योंकि वो OH माइनस आयन को रिलीज करने के बाद में स्टेबल होने वाला है। इस वजह से अगर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर इस रिएक्शन में क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो देखिए जो हम लोग पहली रिएक्शन करने वाले हैं, ऐसी रिएक्शन जिनमें C और O के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, वो है रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स, मतलब HX, हाइड्रोजन और हेलोजन। तो आप हाइड्रोजन हेलोजन के कंपाउंड को अटैक करा रहे हैं, इस वजह से इसको अपन हाइड्रो हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं। हाइड्रो मतलब यहाँ हाइड्रोजन और हेलोजन मतलब हेलोजन, ठीक है। तो देखिए ROH का अटैक कराया आपने HX पर, आप देख रहे हैं कैसे H2 निकल रहा है और आपको क्या मिल रहा है, अल्काइल हैलाइड। चैप्टर 10 अगर हमें याद हो तो उसमें हमने ग्रूव्स मेथड या ग्रूव्स प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें अगर अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ कराई जाती है एनहाइड्रस Cl2 की प्रेजेंस में, तब हमें मिलता है अल्काइल क्लोराइड, ठीक है। कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को कहा जाता है ल्यूकास रिएजेंट। यहीं से हमारे पास एक ल्यूकास टेस्ट आता है जो कि एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। जब चैप्टर 10 हम लोग पढ़ रहे थे तब भी हमारे पास में कुछ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आए थे, जैसे आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट आया था, या फिर हमारे पास में आइसोसाइनाइड टेस्ट आया था। इसी तरीके से ल्यूकास टेस्ट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। और बच्चों स्पेसिफिकली ये अल्कोहल सिर्फ एलिफेटिक ही होने चाहिए, एरोमेटिक नहीं। एरोमेटिक इसलिए नहीं क्योंकि एरोमेटिक अल्कोहल्स में रेजोनेंस आता है, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो टूटना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, ल्यूकास टेस्ट है क्या? आपने क्या करना है, ल्यूकास रिएजेंट को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स में डालना है, और ऐसा करने पर टर्बिडिटी, उफान जैसे कि जब हम लोग इनो को पानी में डालते हैं तो अचानक से उफान आता है, बबल्स बनते हैं, इसी तरीके से टर्बिडिटी आती है। तो 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम है, तो ये रूम टेम्परेचर पर या तो रिएक्ट ही नहीं करता, मतलब कोई टर्बिडिटी ही नहीं आती, और अगर आती भी है तो वो कम से कम 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसमें टर्बिडिटी आएगी 5 to 10 मिनट्स के बाद, 5 से 10 मिनट के बाद, और जबकि 3 डिग्री अल्कोहल में इमीडिएटली क्या आ जाएगी, आपकी टर्बिडिटी आ जाएगी, उफान आ जाएगा। तो ये आपको डिस्टिंक्शन टेस्ट तभी यूज करना है जब दोनों अल्कोहल्स हो और दोनों ही डिफरेंट डिग्रीज के हो, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के हो। और याद ये रखना है कि ये टेस्ट या ये रिएक्शन हमारा एरोमेटिक अल्कोहल नहीं देता। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको कि आपको इन पेयर्स के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट देना है। आप देखते हैं पहले इस पेयर में मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में, ये मिथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल। सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट देने के लिए आप डिग्री देखिए, ये कौन सा डिग्री है बच्चों, 1 डिग्री, जैसे कुछ बुक्स में 0 डिग्री भी कहा जाता है, और ये भी कौन सा है, ये भी हमारे लेते हैं 1 डिग्री। तो दोनों ही 1 डिग्री है, तो यहाँ पर आप ल्यूकास टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर कौन सा टेस्ट है, अगर चैप्टर 10 में हम लोग जाए तो हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारे पास में था, जिसके लिए कंडीशन मैंने क्या बताई थी, टर्मिनल से दूसरे कार्बन पर क्या मौजूद होना चाहिए, या तो OH या फिर डबल बॉन्ड O। अब बच्चों इसमें तो टर्मिनल से दूसरा कार्बन है नहीं, एक ही कार्बन का कंपाउंड है, जबकि यहां आप देखेंगे कि टर्मिनल से दूसरे पर क्या दिख रहा है आपको, OH। तो यहां एक ही टेस्ट आप कर सकते हैं, वो कौन सा है, हेलोफॉर्म टेस्ट। ये पॉजिटिव टेस्ट देगा और ये नेगेटिव टेस्ट।
दूसरे वाले पे चलिए एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर हम लोग ल्यूकास टेस्ट के लिए जाए तो डिग्री देखते हैं। ये बच्चों कौन सा डिग्री है, ये है आपका 1 डिग्री, और ये कौन सा डिग्री है, ये है आपका 2 डिग्री। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें दोनों की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ करानी है, और इसमें हमें क्या लिखना है कि टर्बिडिटी आफ्टर 1 आवर, और इसमें हमें क्या लिखना है टर्बिडिटी विद इन 5 to 10 मिनट्स। ये तो आप एक टेस्ट कर सकते हैं। पर देखो बच्चों, यहाँ पर हेलोफॉर्म टेस्ट भी दिया जा सकता है। कंडीशन क्या बताएगी, टर्मिनल से दूसरे कार्बन पर क्या होना चाहिए, OH। तो इसका मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, पर एन प्रोपाइल अल्कोहल पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। देखिए नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये सभी हम लोग चैप्टर नंबर 10 जो है उसके अंदर पढ़ के आ चुके हैं। फिर से एक बार इनको रिकॉल कर रहे हैं। अगर आपने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिया तो आप देख रहे हैं मैंने 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लिए हैं, PCl3 के साथ चेक करा रहा हूं। फास्फोरस तीनों OH के साथ जुड़ के बना देगा POH होल थ्राइस, या आप इसको H3PO3 भी लिख सकते हैं। और जो 3 Cl बच रहे हैं वो तीनों R के साथ जुड़ के 3 RCl आपको बना देंगे। अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड समझाने के लिए मैंने PCl5 को देखिए इस तरीके से लिखा है, क्योंकि यहाँ से अल्कोहल से H और इसका एक Cl HCl, यहाँ से अल्कोहल का O और इसका PCl3 POCl3, और यहाँ से RCl जो है वो आपको मिल जाएगा। ये सभी हम लोग चैप्टर 10 में करके आ चुके हैं। इसी में जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, जिसे हम लोग डार्जन्स प्रोसेस भी कहते हैं। चैप्टर 10 में पढ़ के आए हैं कि अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है SOCl2, देखिए मैंने उसको समझाने के लिए ओपन करके लिखा है, और ये रिएक्शन हम लोग पायरिडिन जो कि एक बेस है उसकी प्रेजेंस में कराते हैं। हमें मिलता क्या है, अल्काइल क्लोराइड, साथ में SO2 और HCl। ये जो SO2 और HCl है दोनों ही गैसियस स्टेट में होते हैं। अब ये दुनिया का सबसे बढ़िया तरीका है अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने का। क्यों? क्योंकि यहां पर जो साइड प्रोडक्ट है SO2 और HCl दोनों ही गैसियस स्टेट में है, जिन्हें अल्काइल क्लोराइड से सेपरेट करना बहुत आसान होता है। दूसरा, पायरिडिन जो कि यहाँ बेस है, इसका यहाँ पर काम है एसिडिक HCl को न्यूट्रलाइज करना। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से रिएक्शन विद अमोनिया, अगर अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया NH3 के साथ करा दी गई तो अमोनिया का H और अल्कोहल का OH मिलकर बना देंगे H2O, और जो बचा वो क्या है हमारे पास में, अमाइन, प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट जो अलग केमिकल प्रॉपर्टी है अल्कोहल की, वो हम लोग कर रहे हैं एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन, जिसे हम लोग डिहाइड्रेशन या एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। बीटा एलिमिनेशन हम लोगों ने चैप्टर 10 में भी किया था। अगर किसी अल्काइल एलिमेंट की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करा दी जाती है तो हमें मिलता है एल्कीन। यहाँ भी हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ में कराएंगे, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और साथ में हीट, इसको गर्म करना पड़ेगा। टेम्परेचर यहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने 2 रिएक्शन लिखी हैं, एक में टेम्परेचर को 443 केल्विन, तो दूसरे में टेम्परेचर को 413 केल्विन रखा गया। अगर आपने 443 केल्विन पर इसे गर्म किया तो यहां से H2O निकलेगा। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O। कैसे? OH अल्फा का और H इसका बीटा का, यहां से H2 चला गया और आपको क्या मिल गया, एल्कीन। पर अगर आपने 413 केल्विन पर 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के लिए, तो देखिए H2 तो रिमूव हो रहा है, पर इस बार आपको एल्कीन की जगह बच्चों क्या मिल रहा है, ईथर मिल रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कन्वर्जन्स में बहुत काम आती है, और इसकी मैकेनिज्म भी हमारे सिलेबस में है, उस पर हम लोग बात करते हैं। पर पहले कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स आप लिख लीजिए। तो ये कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, जैसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहा जाता है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, P2O5 फॉस्फोरस पेंटऑक्साइड एंड Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम लोग हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का ही यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एल्कीन जो बनेगा, वो सेडजेफ रूल को फॉलो करते हुए बनेगा। सेडजेफ रूल चैप्टर 10 में भी आया था। अगर हमने वीडियो नहीं देखा है या याद नहीं तो मैं रिकॉल करा दूं।
ये रूल कहता है कि वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स से ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों। तो इसको समझने के लिए मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं जो मैंने चैप्टर 10 में भी बताई थी। पहले हम लोग यहाँ रिएक्शन देखते हैं कि हमारे पास में ब्यूटेन टूऑल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन पर लिया तो मतलब एल्कीन ही बनना है। अब ये बात तो बहुत साफ है कि आपका OH जो है वो अल्फा कार्बन से ही जाना है, हाइड्रोजन बीटा कार्बन से जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दो बीटा कार्बन है, ये वाला या ये वाला। अगर इस बीटा से गया तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और अगर इस बीटा से गया तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। अब कौन सा इनमें मेजर होगा ये देखने के लिए ट्रिक सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स को ढूंढ लें। अब एक एक करके ये देखें कि उस डबली बॉन्डेड कार्बन से कितनी ऐसी सिंगल बॉन्ड निकल रही है जो किसी दूसरे कार्बन से जुड़ रही है। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपको ये देखना है कि उस डबली बॉन्डेड कार्बन से ऐसी कितनी सिंगल बॉन्ड निकल रही हैं जो किसी दूसरे कार्बन से जुड़ रही है। तो आप देखेंगे कि इस डबली बॉन्डेड कार्बन से सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड निकल रही है जो किसी कार्बन से जुड़ रही है और इससे भी सिर्फ एक निकल रही है जो किसी कार्बन से जुड़ रही है। तो टोटल अल्काइल ग्रुप हो गए 1 + 1, आंसर आया क्या आपका 2। यहां पर ये है आपका डबली बॉन्डेड। अगर आप इस वाले कार्बन को देखें तो ऐसे इससे कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है जो किसी कार्बन से जुड़े, तो यहां टोटल अल्काइल ग्रुप कितने हैं 0। और जब इस वाले से एक सिंगल बॉन्ड निकल रही है तो कितने हैं 1 + 0, आंसर क्या है आपका 1। तो इसका मतलब मैक्सिमम किस में आया आपका, इस वाले में, ब्यूटेन में। तो ये आपका मेजर बनेगा और दूसरा वाला आपका माइनर। इसी तरीके से हम लोग इस एग्जांपल को भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस वाले से सिंगल बॉन्ड कितनी निकल रही है 1 और 2 और इससे कितनी निकल रही है 1, तो टोटल 2 + 1 कितना आया इसके लिए आंसर 3। आप इन दोनों को देखिए, यहाँ से कितनी सिंगल बॉन्ड निकल रही है 1, यहाँ से भी कितनी निकल रही है 1, तो 1 + 1 आंसर क्या आया 2। तो इस वजह से आपका पहला कंपाउंड मेजर और दूसरा बन जाता है माइनर। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, प्रोटोनेशन, डिहाइड्रेशन एंड डीप्रोटोनेशन। देखिए क्योंकि ये एसिड की प्रेजेंस में कैटालाइज हो रही है, मतलब एसिड यहाँ कैटलिस्ट का काम कर रहा है। आपने एसिड लिया H2SO4, ये एक्वा सॉल्यूशन रिलीज कर रहा है H+ और HSO4-। अब देखो प्रोटोनेशन मतलब अटैक ऑफ प्रोटॉन, H+ को आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं। H+ मतलब हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी हो गई। अब सीधी सी बात है, अगर हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन कम है तो ये किससे लेगा, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन क्या हो ज्यादा, जो यहाँ कौन है, अल्कोहल में प्रेजेंट ऑक्सीजन। जब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है तो फिर ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देता है। तो हाइड्रोजन जो है उसकी डेफिशिएंसी तो हो जाती है पूरी, पर ऑक्सीजन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो उस पर चार्ज किया जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ जो कंपाउंड आपको मिला है इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकंड स्टेप में वाटर जो है वो निकलेगा, या इसको फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं। कैसे, ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया था, अब ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन लेगा, सीधी सी बात है उससे लेगा जिससे ये जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है या तो हाइड्रोजन से या जुड़ा हुआ है कार्बन से, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं क्योंकि अभी अभी से किसको इलेक्ट्रॉन दिया है, हाइड्रोजन को, तो बचा क्या कार्बन। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर के ये तो क्या निकल गया यहाँ से H2O, और कार्बन का चार्ज आ गया पॉजिटिव, जिसको आप कहते हैं कार्बोकैटायन। स्टेप थर्ड डीप्रोटोनेशन। अब क्या है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से लिया, ऑक्सीजन ने कार्बन से लिया। अब ये जो कार्बन है ये नेक्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, पर कार्बन अपने से जुड़े हुए, देखो बच्चों ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, कार्बन बीटा कार्बन अपने से जुड़े हुए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर के इस नेक्स्ट कार्बन को दे देता है। तो ऐसा करने से इन दोनों के बीच में तो बन जाता है क्या, डबल बॉन्ड एल्कीन, और ये जो H+ है वो रिलीज हो गया। H+ रिलीज इसीलिए हुआ है क्योंकि कैटलिस्ट जो आपका H2SO4 है जो HSO4- में बदल चुका है, वापस उसे क्या चाहिए H+, तो H+ यहां जुड़ जाता है और फिर से क्या बन जाता है H2SO4। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके की मैकेनिज्म है, पर
इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। जैसे देखिए ये रिएक्शन है हमारे पास में, जिसमें हम लोग 443 केल्विन पर कंसंट्रेटेड H2SO4 का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। हमें एल्कीन मिल रहा है सेडजर रूल को फॉलो करते हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन या दिक्कत इसकी मैकेनिज्म में, अगर इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म देखने को आती है तो स्टेप 3 ही फॉलो होंगे। पहला स्टेप तो सेम है आपका प्रोटोनेशन, जो आपका ऑक्सीजन है उस पर H+ अटैक करेगा और आपको मिल जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकंड स्टेप है डीप्रोटोनेशन, ऑक्सीजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहां पर जो कार्बन कटायन बना है बच्चों वो कौन सा है 2 डिग्री पर। अगर फर्स्ट कीजिए, सोचिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसकी जगह इसके नेक्स्ट कार्बन मतलब जस्ट बगल वाले कार्बन पर होता, अब इसके बगल वाला कार्बन यहाँ पर ये है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कौन सा डिग्री 1 डिग्री, और अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये कौन सा डिग्री बन जाएगा 3 डिग्री, जो कि 2 डिग्री से क्या है ज्यादा स्टेबल। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें सिर्फ नेक्स्ट कार्बन पर कोई ग्रुप मौजूद है, उसके शिफ्टिंग से अगर 2 डिग्री 3 डिग्री में बदल जाए या 1 डिग्री 2 डिग्री में बदल जाए तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से। तो देखिए इस कार्बन पर मौजूद है जो हाइड्रोजन अगर इस कार्बन पर चला जाए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो कार्बन पर चार्ज क्या जाएगा इस वाले पर पॉजिटिव, और यहाँ इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो सेटिस्फाई हो गया। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। अब 2 डिग्री कार्बो कटायन जो है वो किसमें बदल चुका है 3 डिग्री कार्बो कटायन में। अब आपका थर्ड स्टेप सेम है डीप्रोटोनेशन। अब आपको क्या करना है प्रोटॉन H+ निकालना है। याद रखना उस कार्बन का जिस कार्बन से सेडजेफ रूल जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, मतलब वो एल्कीन आपको मिले जिसमें मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप मौजूद हो। तो आप इसका हिसाब पहले लगा लीजिएगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस कार्बन या इस कार्बन में से किसमें से अगर हाइड्रोजन निकाला जाए, मतलब किन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाया जाए जिससे आपको मेजर प्रोडक्ट बने। तो इस वाले कार्बन का H+ आप निकाल दीजिए और यहां डबल बॉन्ड लगा करके मेजर कंपाउंड बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों उसी तरीके का एग्जांपल है, सिर्फ फर्क मैं क्या लेकर के आया हूं, इस कार्बन पर पहले जहां एक हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया मिथाइल ग्रुप। प्रोडक्ट ये बन रहा है। अब ये दोनों कुछ अजीब से देखने में लगेंगे क्योंकि आप कहेंगे कि सर ये अल्फा कार्बन है पर इस बीटा कार्बन पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इनके पीछे तो डबल बॉन्ड लग नहीं सकता, तो इससे निकलना चाहिए। पर अगर आप इसकी मैकेनिज्म को फॉलो करें तब देखिए सबसे पहला प्रोटोनेशन, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा नेक्स्ट कार्बन से। कार्बन से इसने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो कार्बन पे चार्ज क्या गया पॉजिटिव, कार्बन कटायन पर कौन सा डिग्री है ये 2 डिग्री। अब जैसा मैंने पिछले केस में बताया कि अगर नेक्स्ट कार्बन पर से कोई ग्रुप शिफ्ट हो जाए जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल कार्बन कटायन बन जाए तो ये बिल्कुल ऐसा करेगा। आप देख रहे हैं इस नेक्स्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, अगर ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पर आ जाए तो ये कौन सा डिग्री बन जाएगा इस बार 3 डिग्री। तो 2 डिग्री से आपको बन जाएगा 3 डिग्री, पर इस बार शिफ्टिंग हुई है मिथाइल की तो आप इसे कहेंगे मिथाइल शिफ्ट। और आखिरी जो है उसमें डीप्रोटोनेशन, सेडजेफ रूल को फॉलो करते हुए आप हिसाब लगा लीजिए किस कार्बन से आपको H+ निकालना है और उसका H+ निकाल करके आपको मिल जाएगा एल्कीन। तो बच्चों यहाँ पर आपकी आज की क्लास जो है वो खत्म होती है।